हेलो गाइज, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके पार्ट 1 पहले देखें तो और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाइज, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण के सामने सेव करने से चेहरा साफ साफ दिखता है, इसलिए हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है एफ। फोकसांतर को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से। तो एफ और आर में क्या संबंध होता है? एफ बराबर आर बाई 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2। अर्थात फोकस दूरी जो होती है, फोकसांतर जो होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो गाइस, हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है। फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ बराबर आर बाई 2। आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो गाइस, इसके लिए एक डायग्राम को समझते हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा कि एक अवतल दर्पण में मुख्य फोकस के समानांतर कोई किरण चलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो किससे होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइज, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एफ लिखा गया है वो कैपिटल एफ है, कि जो कि गलत है। तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए था? छोटी एफ होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो गाइस, दर्पण होगा समतल। कहीं भी रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और सीधा आकार का ही बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो गाइस, आप लोगों को भी पता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोग केवल प्रिज्म से होके गुजारेंगे तो ही वर्ण विक्षेपण हो पाएगा, बाकी से वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वो सीधे प्रकाश आर पार हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? एक लेंस लेते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं और उससे जब प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। वो 7 रंग को हम लोग संकेत में देख लेते हैं। पहला होता है आर, दूसरा होता है ओ, तीसरा वाई, चौथा होता है जी, पांचवा होता है बी, छठा होता है आई और सातवां होता है भी। तो ये 7 रंगों में प्रकाश को विभक्त कर देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म जो है प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। गाइस, आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, उसका आधा कर दीजिए 25 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। गाइस देखना है कि यहाँ पे उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में लिखा जाता है। डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1D, और इसी जगह पर अगर लिखे कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो -1D लिखेगा, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +1D, अर्थात +1 डायोप्टर या 1 डायोप्टर उसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिव। हमारा आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम, देखिए गाइस, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो जिस वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। तो इससे पूछा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, कांच में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। गाइस ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पीछे भी हम लोग देखे हैं कि जल से भी बनाया जा सकता है, कांच से भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, पर मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शक होते हैं और लेंस जिससे भी बनेगा वो पारदर्शक होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, गाइस हमेशा याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप लोगों को एक बात याद होगा कि हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। गाइज अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो हमें चारों ऑप्शन में से किसी में भी ऋणात्मक आंसर नहीं दिया है, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें माइनस छूट गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। सो जब भी आप देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछे तो वो ऋणात्मक ही होगा, तो -25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगा। तो उत्तल लेंस की फोकसांतर दिया हुआ है, उसकी क्षमता पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस की फोकसांतर फोकस जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। उत्तल लेंस का फोकसांतर या फोकस हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका +2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है,
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा? दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी। साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो होता है V बाई यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर डी। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। आपको पता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस किनारे किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। किनारे किनारे पर पतला, बीच में मोटा होता है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होगा। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस, यहाँ पे लिखा है माइनस, यहाँ पे लिखा है -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोनों